भारत अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है और हेडलाइंस हर जगह हैं। बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं कि भारत अब पूरी तरह अमेरिकी गुट में शामिल हो रहा है, कुछ को डर है कि हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, और ये भी कि बाजार में अमेरिकी सामान का सैलाब आने वाला है। सही, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे सभी स्रोतों में साफ नजर आती है। क्या? कि भारत और अमेरिका का ये रिश्ता किसी विचारधारा पर नहीं, बल्कि लेन देन यानी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पर आधारित है। लेन देन पर। हाँ, भारत अमेरिकी इनपुट्स का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कर रहा है। ये कोई समर्पण नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक बहुत सोची समझी रणनीति है। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए चलिए सीधे पहले और सबसे गर्म मुद्दे पर आते हैं, रूसी तेल। हाँ, एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि भारत पर अमेरिका का भारी दबाव है और हम जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। जीरो। हाँ, शून्य। असलियत ये है कि रूसी तेल को रोकने की कोई योजना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन क्यों? दबाव तो होगा ही। इसकी वजह कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं, बल्कि सीधी साधी लॉजिस्टिक्स और गणित है। लॉजिस्टिक्स। हाँ, अमेरिका चाहकर भी उस मात्रा की भरपाई नहीं कर सकता जो भारत रूस से आयात करता है। सीधी सी बात है, अमेरिका के पास इतने टैंकर ही नहीं है कि वो अटलांटिक महासागर के पार भारत को इतनी बड़ी मात्रा में तेल भेज सके। अच्छा, तो ये एक प्योर लॉजिस्टिक्स की समस्या है। बिल्कुल, ये फिजिकली मुमकिन ही नहीं है। ये पॉइंट तो बहुत दिलचस्प है और हमारे सूत्रों में एक बड़ी विडंबना का भी जिक्र है ना? हाँ, कि अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों के लिए भी रूसी ऊर्जा की कमी पूरी नहीं कर पाया था। तो भारत के लिए कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। जब वो यूरोप के लिए नहीं कर सका तो भारत के लिए कैसे कर पाएगा? और मजे की बात देखिए, क्या? अमेरिका ने खुद अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से रिफाइंड तेल खरीदा है। और ये तो सब जानते हैं कि वो कच्चा तेल रूस से आ रहा है। हाँ, तो एक तरफ वो भारत पर दबाव बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी रूसी तेल का रिफाइंड प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं। वाह, ये तो एक तरह का, क्या कहेंगे, डबल गेम हुआ, कह सकते हैं। तो यहाँ से भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की फिलॉसफी समझ में आती है। देखिए, भारत ने दशकों तक रूसी हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहकर एक सबक सीखा है कि एक पर निर्भरता ठीक नहीं। हाँ, अब वो अमेरिकी ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर होकर वही गलती नहीं दोहराएगा। यहाँ सीधा सा व्यावसायिक तर्क राजनीतिक दबाव पर हावी है। मतलब पैसा बोलता है। बिल्कुल, रूसी कच्चा तेल सस्ता पड़ता है, सप्लाई स्थिर है, वहीं अमेरिकी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा घटती बढ़ती रहती हैं। तो भारत अपने सारे विकल्प खुले रख रहा है। और भविष्य को देखते हुए भी तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे व्लादिवोस्तोक चेन्नई समुद्री कॉरिडोर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अभी हमारा ज्यादातर तेल मिडल ईस्ट से स्वेज नहर के रास्ते आता है, जो हमेशा राजनीतिक तनाव का केंद्र बना रहता है। हाँ, व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति मार्ग है। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के मामले में भारत किसी के दबाव में नहीं है। तो ऊर्जा के मामले में तो तस्वीर साफ है, लेकिन एक और बड़ा डर है और वो है हमारे किसानों को लेकर। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत ज्यादा। अफवाह है कि इस डील ने भारतीय कृषि को अमेरिकी कॉरपोरेशंस के लिए खोल दिया है। स्रोतों में एक आइसबर्ग का उदाहरण दिया गया है, वो क्या है? हाँ, वो उदाहरण इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, भारतीय कृषि एक विशाल आइसबर्ग की तरह है। ठीक है। इसका 90 से 95% हिस्सा, जो पानी के नीचे का विशाल भाग है, वो हमारे मुख्य अनाज हैं, गेहूं, चावल, दालें, जिनसे करोड़ों किसानों की आजीविका सीधे तौर पर जुड़ी है। एग्जैक्टली। इस डील में इस हिस्से को छुआ तक नहीं गया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह। अच्छा, तो फिर व्यापार के लिए खोला क्या गया है? मतलब वो जो आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है, वो क्या है? वो ऊपरी सिरा जो सिर्फ 5-10% है, वो प्रीमियम या महंगी वस्तुएं हैं। जैसे कैलिफोर्निया के बादाम, वॉशिंगटन के सेब या फिर ब्लूबेरी और क्रैनबेरी जैसी चीजें। इनमें से ज्यादातर चीजें तो पहले से ही आ रही थीं। ग्रे मार्केट के जरिए या छोटे स्तर पर? हाँ, अब बस उन्हें औपचारिक रूप दिया गया है। तो ये डील उस आम किसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने खेत में गेहूं या धान उगा रहा है। लेकिन क्या ये एक फिसलन भरी ढलान नहीं है? आज प्रीमियम मेवे हैं,
कल को क्या सरकार गेहूं और चावल के लिए भी बाजार खोलने के दबाव में नहीं आ सकती? ये एक जायज सवाल है और स्रोतों में इस पर भी बात की गई है। दो बातें साफ है। पहली, भारत में मुख्य अनाज पर किसी भी तरह का समझौता करना राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा। कोई भी सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डील में ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम अनाज को भारतीय बाजार में आने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, ये एक रेड लाइन थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन थी जिसे भारत ने पार नहीं करने दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सौदा असल में भारत के उच्च मध्यम वर्ग और अमीर उपभोक्ताओं को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल सही, जो पहले से ही सुपरमार्केट में ये महंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इसका गरीबों की खाद्य सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो किसानों को बेचने वाली बात एक मिथक है। हाँ, एक बढ़ा चढ़ाकर फैलाया गया अंधुखक है। ठीक है, ये भी साफ हुआ। अच्छा, अब उस नंबर पर आते हैं जो सुनकर ही मतलब होश उड़ा देता है, $500 अरब। हाँ, वो बड़ा आंकड़ा। पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी सामान का सैलाब आ जाएगा और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। इस नंबर की असलियत क्या है? देखिए, इस $500 अरब के आंकड़े को सही संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहली बात, ये कोई एक साल का आंकड़ा नहीं है। ये लक्ष्य लगभग 6 वर्षों में फैला हुआ है। ओके, 6 साल। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से $500 अरब के जूते, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं। ये सौदा असल में औद्योगिक इनपुट यानी इंडस्ट्रियल इनपुट्स के बारे में है। इंडस्ट्रियल इनपुट्स, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। जरूर। हमारे सूत्रों में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इसे समझाती है। आप जो कार बेचते हैं उसका इंजन आयात करते हैं। मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी सामान। बिल्कुल। ये सौदा भारत के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी बड़ी बड़ी मशीनों, टेक्नोलॉजी और पूंजीगत सामान यानी कैपिटल गुड्स के बारे में है। ये वो चीजें हैं जो भारतीय फैक्ट्रियों को और ज्यादा और बेहतर उत्पादन करने में मदद करेंगी। तो ये उपभोक्ता कचरा नहीं बल्कि हमारी इंडस्ट्री के लिए एक तरह का बूस्टर डोज है। बिल्कुल सही शब्द है, बूस्टर डोज। ये इनपुट्स किन किन सेक्टरों में जा रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा एरोस्पेस, डिफेंस और टेक हार्डवेयर में है। हाँ, और यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए इसे सेक्टर के हिसाब से तोड़कर देखते हैं। ठीक है। पहला है विमानन यानी एविएशन। भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है। लोग ज्यादा हवाई यात्रा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों में भारत को 2000 से 2500 नए विमानों की जरूरत होगी। और चूंकि भारत अभी लंबी दूरी के बड़े यात्री जेट नहीं बनाता है, तो आयात ही एकमात्र विकल्प है। हाँ, और इसमें बोइंग और एयरबस को प्राथमिकता दी जा रही है। वो क्यों? उनकी इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से। मतलब ये विमान घरेलू और छोटी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोनों को बहुत कुशलता से संभाल सकते हैं। अच्छा, तो मेंटेनेंस और ट्रेनिंग का खर्च भी कम होता होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक पूरी तरह से व्यावसायिक फैसला है। ठीक है, एविएशन तो समझ में आया। अब डिफेंस और टेक की बात करते हैं। यहाँ अदृश्य आयात यानी इनविजिबल इंपोर्ट्स की बात की गई है। हाँ, ये सुनने में बड़ा रहस्यमय लगता है। ये है क्या? शब्द थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट सीधा है। अदृश्य आयात का मतलब है कि ये सिर्फ बक्से में बंद होकर आने वाला भौतिक सामान नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आईटी सेक्टर की ढांचागत लागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स है। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर जिनके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता। कोई उदाहरण? कई हैं। जैसे भारत को मिला STA-1 स्टेटस। ये एक तरह से अमेरिका के हाईटेक क्लब की मेंबरशिप है, जिससे हमें वो टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन दोनों कामों में हो सकता है। हाँ, लेकिन इस मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए कुछ नियम मानने पड़ते हैं, कुछ हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, फिर कॉमकासा और बेका जैसे समझौते हैं। अच्छा, उनके तहत भी कुछ आयात जरूरी है? हाँ, सुरक्षित कम्युनिकेशन और सैटेलाइट डेटा के लिए हमें विशेष अमेरिकी हार्डवेयर का आयात करना ही पड़ता है। ये डील का हिस्सा है। और आईटी सेक्टर का क्या? हमारा पूरा आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हाई एंड सर्वर और एनवीडिया जैसी कंपनियों की एडवांस्ड मशीनरी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। AI और मशीन लर्निंग का सारा काम इन्हीं पर हो रहा है। हाँ, तो ये वो अदृश्य आयात है जो हमारी तकनीकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ये वो $500 अरब का हिस्सा है जो हमें अखबारों में नहीं दिखता, लेकिन जो भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, तो ये सौदा असल में भारत के लिए क्या मायने रखता है? ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? ये सब कुछ भारत की
10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। और ये सिर्फ एक नीतिगत विकल्प नहीं है। जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये एक जनसांख्यिकीय मजबूरी यानी कि डेमोग्राफिक कंपल्शन है। 10.5 अरब लोग जिनकी आकांक्षाएं एक साथ बढ़ रही हैं। बिल्कुल, हर कोई बेहतर जीवन चाहता है। इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश यानी FDI और ऊर्जा की जरूरत है, जो सिर्फ घरेलू स्रोतों से पूरी नहीं हो सकती। और यहीं पर वो भू राजनीतिक त्रिकोण अमेरिका, भारत और रूस का एंगल आता है। हाँ, और यहाँ अमेरिका का हिसाब किताब समझना बहुत जरूरी है। क्या है उनका हिसाब? वे भारत को रूस से दूर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वे रूस को पूरी तरह से चीन की गोद में धकेलने का जोखिम नहीं लेना चाहते। अच्छा, वे भारत को एक स्थिर पुल, एक स्टेबलाइजिंग ब्रिज के रूप में देखना पसंद करते हैं, जो रूस के साथ भी संवाद बनाए रखे। इसलिए अमेरिका का असल लक्ष्य भारत-रूस के संबंधों को तोड़ना नहीं है, बल्कि रूस पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। बिल्कुल। वे चाहते हैं कि भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहे। तो उनका नजरिया क्या है? उनका दृष्टिकोण ये है, जैसा एक स्रोत में कहा गया है, कि आप उनसे यानी रूस से 1 मिलियन बैरल तेल खरीदें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने विकास का हिस्सा, ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा आप हमसे खरीदें। मतलब वे बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं? हाँ, वे टेक्नोलॉजी बेचना चाहते हैं, लेकिन वे भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंधों को खत्म नहीं करना चाहते। और ये सब आजकल की सबसे चर्चित चाइना+1 रणनीति से भी जुड़ता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। ये व्यापार सौदा दुनिया भर के निवेशकों को, खासकर उन कंपनियों को जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, भारत में स्थिरता का एक बहुत बड़ा और साफ संकेत देता है। इसका असली उद्देश्य यह है कि ये कंपनियां अमेरिकी और यूरोपीय बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए चीन के बजाय भारत में निवेश करें, जिससे भारत में FDI आएगा, रोजगार पैदा होगा। और भारत वैश्विक सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ऐसा लगता है कि जो हेडलाइंस में दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी और सोची समझी है। अगर हम मुख्य निष्कर्षों को देखें तो कृषि सुरक्षित है, हाँ, पूरी तरह सुरक्षित है। मुख्य अनाज को छुआ नहीं गया है। ऊर्जा स्वायत्त है, रूसी तेल जारी रहेगा और अमेरिकी तेल की मौजूदगी बाजार में किसी एक देश का एकाधिकार होने से रोकेगी, जिससे भारत को ही फायदा होगा। बिल्कुल। और उद्योग, उसे तेज गति मिल रही है। हाँ, वो 500 अरब डॉलर का इनपुट असल में 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए हमारे औद्योगिक इंजन में डाला जा रहा ईंधन है। तो कुल मिलाकर ये समर्पण नहीं है, ये भारतीय क्षमता का निर्माण करने के लिए अमेरिकी साझेदारी का रणनीतिक उपयोग है। एकदम सही, ये एक लेन देन पर आधारित साझेदारी है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले रख रहा है। ये रणनीतिक लाभ उठाने का एक क्लासिक उदाहरण है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इस लेन देन वाले दृष्टिकोण और China+1 रणनीति को देखते हुए ये तो साफ है कि भारत विदेशी इनपुट्स के साथ अपनी औद्योगिक क्षमता का निर्माण कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रक्रिया में अगले दशक में भारत को किन नई निर्भरताओं या रणनीतिक कमजोरियों से निपटना पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है। आज हम अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहे हैं, कल इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।